नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज दोस्तों लेकर आए हैं चर्चा का जो विषय है वो हमारा पुराना जो टॉपिक चल रहा था और वो चल रही थी फिजियोलॉजी। और फिजियोलॉजी का जो सब टॉपिक था वो था न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। तो फिजियोलॉजी से लगभग आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी में 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है और ब्रॉड टॉपिक है काफ़ी, चूँकि एनिमल फिजियोलॉजी में रिप्रोडक्शंस, आपका मस्कुलर सिस्टम और सर्कुलेशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सब इसी के अंतर्गत समाहित है। तो बहुत बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, खूब गलत भी होते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आप अपनी सफलता के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डॉक्टर नोट्स परिवार की तरह की मेंबरशिप ले सकते हैं। डॉक्टर नोट्स परिवार की मेंबरशिप 299 की है और एक बार मेंबरशिप केवल लेनी है। इसके बाद आप डॉक्टर नोट्स परिवार के एक सदस्य परिवार की तरह हो जाएंगे और उस परिवार के जो महत्वपूर्ण हिस्से हैं उन सब के आपको हिस्सा बना दिया जाएगा। एक है डिस्कशन ग्रुप, जिसमें डिस्कशन होता है टॉपिक वाइज, जिससे आपका सिलेबस ऑटोमेटिक तैयार होता चलता है। आप पढ़ते हैं, उसके बाद यहाँ जब डिस्कशन करते हैं तो वो कंठस्थ हो जाता है टॉपिक, आप भूलते नहीं, स्कोर अच्छा होगा। दूसरा है नोट्स ग्रुप, जिसमें नोट्स ग्रुप में हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बायोलॉजी के नोट्स मिल जाएंगे, यानी जूलॉजी और बॉटनी के हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल हैं, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल हैं और कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं। और हमारे जो उत्तराखंड के मित्र हैं, उत्तरांचल और दिल्ली में जो डीएसएसबी का फॉर्म डालें, उनके लिए स्पेशल, उनके लिए हमने केमिस्ट्री के कंप्लीट नोट्स हिंदी में उपलब्ध करा दिए हैं ग्रुप में, इस ग्रुप में। तो वो यहाँ से जुड़कर अपने जो केमिस्ट्री है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बकाया जो चैनल है वो बायोलॉजी का है, तो जूलॉजी और बॉटनी के नोट्स तो अवेलेबल ही हैं। और अभी कल ही हमने इंग्लिश में कंप्लीट नोट्स अपडेट किए हैं और परसों हिंदी के कंप्लीट नोट्स हमने अपडेट किए थे टीजीटी, पीजीटी के। उसके अलावा उससे पहले हैंड रिटेन नोट्स कंप्लीट हमने अपडेट किए थे। उसके अलावा आपकी कुमार मलिक की बुक कंप्लीट पीडीएफ अपडेट की थी, कुमार पिल्लई की बुक अपडेट की गई है, रैपिड की बुक अपडेट की गई है, फिजियोलॉजी की बुक अपडेट की गई है। एक एक टॉपिक के कई कई नोट्स हैं। आपकी तैयारी जो जीरो है, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें, तो जुड़ें हमारे साथ और आपकी हम तैयारी को बूस्ट कराएंगे, आपको वहाँ तक ले जाएंगे जहाँ आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो। दूसरा, प्रैक्टिस में हम प्रत्येक दिन प्रैक्टिस कराते हैं क्वेश्चंस की। उन्हीं क्वेश्चंस को लेते हैं जो पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनके आने की संभावना है। तो इनके प्रैक्टिस से आप में क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होते हैं और आपकी तैयारी और प्रैक्टिस दोनों हमारे साथ होती है। डिस्कशन होता है, नोट्स हैं, नोट्स कम्प्लीटली अवेलेबल हैं। यहाँ आप पढ़ते हैं तो आपको दूसरी जगह नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं वीडियो। इसके लिए आपको करना क्या है ये भी देख लेते हैं। तो करना ये है कि आप मेंबरशिप के लिए हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। इसके अलावा गूगल पे से हमें पेमेंट कर सकते हैं 299 का। यदि गूगल पे से नहीं करते हैं तो फ़ोन पे से करें। अगर फ़ोन पे से नहीं करते तो पेटीएम या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इन जो अकाउंट है इसमें आप ट्रांसफ़र करके और स्क्रीनशॉट लेकर हमें इस नंबर पर टेलीग्राम पर आप सेंड करेंगे, हम तुरंत इस ग्रुप से ऐड कर देंगे। शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन कन्फ्यूज़न में गलत हुआ था, अभी जब लोगों ने कमेंट्स किया तब उसको मैंने फिर चेक किया। डक्ट्स ऑफ द विर्सन इज एसोसिएटेड विथ, तो एक्चुअली में एसोसिएटेड विथ का मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो गया कि ये डक्ट किसके साथ संयोग करती है या किससे मिलती है जाके, ये दिमाग में विचार आया। और ये डक्ट आपको हमने कल बताया भी था कि ये पैंक्रियाज से निकलती है या पैंक्रियाज से संबंधित होती है, आगे चलकर ये बाइल डक्ट से मिलती है, जाके से मिलती बाइल डक्ट। तो हम यही कन्फ्यूज़न में रहे कि ये बाइल डक्ट से मिल रही है, इसीलिए ऑप्शन हमने आपको ये बताया था। परंतु यहाँ चूँकि बाइल डक्ट की बात कर रहा है और मिलने की बात यहाँ से कह रहा है किससे संबंधित है, एसोसिएटेड यानी संबंधित किससे, तो वो तो सिंपल सी बात है, पैंक्रियाज से। और ये कल हमने समझाया भी था, चित्र इसीलिए बना के रखा था और वो थोड़ा सा भाषा का अंतर हुआ जिससे क्वेश्चन कल हमने आपको गलत आंसर दिया था, आज उसका आंसर सही कर लीजिएगा, पैंक्रियाज कर लीजिएगा। चलते हैं आज अपने नए क्वेश्चन की तरफ। और जो नया क्वेश्चन है वो है कोलीसाइटोकाइनिन एग्जिस्ट्स, तो बताइएगा। तो कोलीसाइटोकाइनिन एग्जाइट्स, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो हम ये आपको उपरोक्त जो कोलियोसाइटोकाइनिन एग्जाइट्स की बात कर रहा है, एग्जिस्ट्स की बात कर रहा है, तो यहाँ हम कंफ्यूज इस बात को लेके हैं कि ये
कहीं कहीं पैंक्रियाज को भी सही बता रहा है और कहीं कहीं गॉल ब्लैडर को भी ये सही बता रहा है। जनरली ये गॉल ब्लैडर में संकोचन उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, जनरली ये गॉल ब्लैडर में संकोचन उत्पन्न करता है, हिसाब से ये डी सही होगा। और कहीं कहीं वो कह रहा है पैंक्रियाज को भी उत्तेजित करता है, तो उस हिसाब से ये सही होगा। आप लोग जरा इस पर कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि इसका आप बुक्स में देख के बताइएगा, जो सॉल्व पेपर आपको उपस्थित है उसको देखकर मत बताइएगा, ध्यान रखिएगा। आप इसको बुक में सही हमें अध्ययन करके बताइएगा कि इसका आंसर ए बिल्कुल सही जाएगा कि इसका आंसर डी सही जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनिमल्स यूजुअली स्टोर एनर्जी सप्लाइंग न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ, तो कहता है जो एनिमल्स या जानवरों में या जंतुओं में जो स्टोर एनर्जी होती है और सप्लाई न्यूट्रिएंट्स होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, तो वो इसका सही आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस इंक्लूड्स, तो यहाँ डायबिटीज़ मिलाइटस की बात कर रहा है और डायबिटीज़ जो मिलाइटस होता है, अगर इसके बारे में आप जानकारी अगर आपको होगी तो जनरली जो मधुमेह होता है ये उसी से संबंधित है। तो इसमें होता क्या है कि जो इंसुलिन होता है हमारे जो रक्त में, जनरली जो मधुमेह या डायबिटीज़ या शुगर रोग होता है वो किस वजह से होता है, क्योंकि हमारे जो शरीर में ही इंसुलिन का स्रावण कम होने लगता है। तो क्या होता है कि जो शुगर की मात्रा होती है वो रक्त में बढ़ने लगती है और रक्त में बढ़ने के कारण हमारे अंग और प्रत्यंग धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। इसीलिए जो डायबिटीज़ है या शुगर है उसको क्या बोलते हैं, किलिंग डिजीज़ के भी नाम से जानते हैं। क्या होता है, लविंग किलिंग डिजीज़ है, धीरे धीरे पता नहीं चलता और शरीर को खोखला कर देता है, किडनी लीवर सब कुछ धीरे धीरे वो डैमेज कर देता है। तो यहाँ उसकी बात हो रही है, तो यहाँ उसने कहा हुआ है क्या इंक्लूड रहता है। तो पहले हम बात करते हैं हाइपर फैजिया की। हाइपर फैजिया क्या होता है, तो अगर हाइपर फैजिया की बात करें तो एक्सेसिव हंगर होता है, एक्सेसिव हंगर कंडीशंस देखने को मिलती है। और हाइपर ग्लाइसेमिया की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन कंडीशन दिखाता है। और ग्लूकोसूरिया, अगर ग्लूकोस यूरिया की बात करें तो ये इसमें क्या होता है, हमारे टॉयलेट के साथ यूरिया आने लगती है। तो ये सारी कंडीशंस हमें दिखाई देती हैं, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता है द डेंटल फार्मूला ऑफ डॉग इज, डॉग का डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो आप सब जानते हैं। वैसे डेंटल फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं, अपर जाके हाफ टीथ और लोअर जाके हाफ टीथ इनटू 2 ये करते हैं ना। तो इनका अगर फार्मूला देखा जाए तो इनमें जो इंसाइज़र होते हैं वो 3 होते हैं। अगर हम ऐसे करें, इंसाइज़र, कैनाइन और प्रीमोलर और मोलर, इनको अगर देख लें तो इनकी जो संख्या होती है 3, और ये होती है 1, ये होती है 4 और ये होती है 2, ये इनकी संख्या होती है। फिर से देखिएगा 3, 1 और 3, 1, 4 और 2, और नीचे वाली क्या होती है 3 और 1, 4 और नीचे होती है 3, ये होती है। तो इसका अगर इनटू 2 कर देंगे तो कितना आएगा, 3, 1, 4 और 4, 8, 9, 10, 20। अपर जा में होंगे 20 टीथ और नीचे कितने होंगे, 3, 4, 4, 8, 9, 10, 11 यानी 22। तो ऊपर जा में 20 होंगे और नीचे जा में 22 होंगे, ये है। तो इसका सही आंसर इस हिसाब से यहाँ हम लोग क्या लगाएंगे, तो इस हिसाब से हम आंसर कौन सा लगाएंगे देख लेते हैं। 3, 3, 1, 4, 4, 2, 1। तो इसका आंसर हम लोग क्या लगा लेंगे, डी वाला, ये वाला सही कर लेंगे। Which of the following secretion associated with digestion does not have enzyme, वो इनमें से कौन सा पदार्थ है जिसके सिक्रीशन में कोई भी इंजाइम नहीं पाया जाता है। तो आप सब जानते हैं जो बाइल होता है, ये हम इससे पहले बता चुके हैं, यानी हमारा जो पित्त होता है, ये बाइल लिखा है पित्त, जो आप देखे होंगे जब आपको फीवर आता है तो आपको उल्टी आती है, पीला पीला कड़वा सा निकलता है, वो पित्त ही होता है। तो उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है। फिर इसका काम क्या है बॉडी में, तो ये फैट के इमल्सीकरण का काम करता है। फैट के इमल्सीकरण को मतलब होता है फैट को छोटे छोटे उसमें तोड़ देता है जिससे वो आराम से इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिस्टिक डक्ट कम्स आउट फ्रॉम द, अब ये कहता है जो सिस्टिक डक्ट होती है वो किससे कम आउट होती है या बाहर निकलती है। तो यहाँ क्वेश्चन ये है
कि सिस्टिक डक्ट किससे बाहर निकलती है, तो थोड़ा सा हम इस पिक्चर को देख के कंफर्म करेंगे। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल से संबंधित अंग है और ये हमारा जो ये देख रहे हैं ये हमारा पैंक्रियाज है और ये हमारा लीवर है और ये हमारा गाल ब्लैडर है। क्या है? गाल ब्लैडर है। तो अब यहाँ देखते हैं ये वाला डिओडिनम पार्ट दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम पार्ट है। तो ये पैंक्रियाज है और पैंक्रियाज से ये जो डक्ट निकली है, विसंग से जो डक्ट निकलती है आगे चलकर ये जो डक्ट से मिल जाती है, किस डक्ट से? बाइल डक्ट से मिल जाती है। ये जो बाइल डक्ट्स होती है ये आगे चलकर थोड़ा सा जैसे ही आगे चलती है तो ये कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानी जाती है। और जो गाल ब्लैडर और ये गाल ब्लैडर से जब निकलती डक्ट होती है उसे हम सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। सिस्टिक डक्ट कम आउट फ्रॉम, तो देख रहे हैं ये गाल ब्लैडर और गाल ब्लैडर से ये सिस्टिक डक्ट निकल रही है, तो इसका आंसर हम ए सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम द गाल ब्लैडर इज कॉल्ड। कहता है वो हार्मोन्स, देखिए वही वाला क्वेश्चन जो भी हमने आपको कन्फ्यूज़न में दिया था, कन्फ्यूज़न में कहा था कि इसका ज़रा बताइएगा कि पैंक्रियाज होता है, जो हमने कहा था अभी कि होमवर्क है कि उसमें पैंक्रियाज सही किया जाए, गाल ब्लैडर सही किया जाए। तो इसका चूंकि वही सेम क्वेश्चन यहाँ रिपीट किया है तो उसने कहा हुआ है रिलीज बाइल फ्रॉम द गाल ब्लैडर कॉल्ड, तो वो है कोलियोसाइटोकाइनिन। इसको सीसीके के भी नाम से जानते हैं। देखना ये एलटी में क्वेश्चन पूछा गया है, सीसीके के नाम से पूछा गया है, तो ऑप्शन उसका वहाँ था गाल ब्लैडर। विटामिन ए कंबाइंस विद द प्रोटीन इन द रेटिना टू प्रोडक्ट, तो कहता है वो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो उसका सही आंसर क्या? प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो वो होगा रोडॉप्सिन। क्या होगा? रोडॉप्सिन। अब हम बात कर लेते हैं ग्लूकोमा क्या है। तो ग्लूकोमा हम आपको बता दें कि इसमें क्या होता है कि आई जो बाल होती हैं ब्लॉक्ड हो जाती हैं और दिखना बंद हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, जिसे हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, रात्रि को व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, इसे वर्णांधता बोलते हैं। ये एक्स क्रोमोसोम के लिंक्ड जो जीन्स होते हैं उसके कारण होता है, और जिसमें क्या होता है व्यक्ति लाल और हरे कलर का डिफरेंस नहीं कर पाता है। तो समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन का मतलब यहाँ क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन किसे कहते हैं? तो वो अंग जो हमारे पूर्वजों में विकसित थे एवं कार्य करते थे, परंतु वो अब हमारी बॉडी में विकसित नहीं है और वो अवशेष के रूप में अभी भी बॉडी पर उपस्थित हैं। ऐसे अंगों को वेस्टिजियल या अवशेषी अंग के नाम से जानते हैं। इन अवशेषी अंगों की जो संख्या है लगभग शरीर में 100 के लगभग पाई जाती है। तो यहाँ सबसे अच्छा अगर बात करें तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स है। वर्मी फॉर अपेंडिक्स होती क्या है, तो अगर यहाँ शायद पिक्चर हमने एक डाला था कहीं, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी वाली आंत होती है, उससे एक छोटी सी मुड़ी हुई संरचना निकली रहती है जिसे वर्मी फॉर अपेंडिक्स, वर्मी फायर इसलिए बोलते हैं चूँकि घुमावदार होते हैं वर्म के आकार का, इसलिए पाई जाती है। इसका हमारे पूर्वजों में काम क्या था, तो हमारे पूर्वज क्या थे, कच्चा खाना खाते थे, पौधों की पत्तियाँ खाते थे, कच्चा भोजन करते थे, तो वो सेल्यूलोज का पाचन यहाँ होता था। परंतु अब हम लोग क्या करते हैं, जो भोजन खाते हैं वो पका कर खाते हैं, भोजन को पकाकर खाते हैं, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये अभी भी हमारी बॉडी में कैसी अवस्था में है, अवशेषी अवस्था में है। जब कभी भोजन के कण इसमें चले जाते हैं तो ये रॉट होने लगती है, सड़ने लगती है, तो पेट में दर्द स्टार्ट होता है। तो जो समझदार लोग होते हैं, इनिशियल के दर्द हुआ तो तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर एंटीबायोटिक देता है, तो ये जो सड़ना होता है बंद हो जाता है, सही हो जाता है। जो थोड़ा सा लापरवाही करते हैं तो जब ज़्यादा सड़ जाती है तो असह्य दर्द स्टार्ट होता है, तो डॉक्टर आपको इसको क्या करता है, काट कर ऑपरेशन सर्जरी करता है और काट कर इस भाग को निकाल देता है। तो आप समझ गए होंगे। तो वर्मी फॉर अपेंडिक्स। इन मैमल कार्बोहाइड्रेट आर स्टोर्ड एज, तो मैमल्स में या जंतुओं में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड होता है वो कहता है स्टोर्ड एज, तो वो कहाँ होता है, ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स, ग्लाइकोजन के रूप में लीवर और मसल में ये क्या होता है, स्टोर होता है। ग्लाइकोजन जब हमें भूख लगती है और हमें भोजन ना मिल पाए तो ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है ये पुनः ग्लूकोज में बदलने लगता है और हमारी ऊर्जा की पूर्ति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विथ, लैक्टियल्स किससे संबंधित है या किससे
जुड़ी हुई है या किससे संबंधित है, मतलब उसका ये कहना है लैक्टियल्स आर एसोसिएटेड विथ किससे जुड़ी हुई है। तो लैक्टियल्स की जब हम बात करते हैं तो पहले तो हम लैक्टियल्स के बारे में जान लेते हैं। ये चित्र देख रहे हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का चित्र है। किसका? ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह होती है और उसमें उंगली नुआ छोटी छोटी संरचनाएं निकली रहती हैं। इन उंगली नुआ संरचनाओं को हम विलाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विली या विलाई के नाम से जानते हैं। तो ये जो एक विली या एक विलस की बात करें तो इसको बड़ा करके देखते हैं तो इस तरह की संरचना हमें दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम से फूली हुई ऊपर की ओर विली में संरचना निकली रहती है जिसे हम लैक्टेल्स के नाम से जानते हैं। इसके चारों ओर क्या होता है? इसके चारों ओर जालनुमा संरचना होती है जिसे हम ब्लड कैपिलरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? ब्लड कैपिलरी के नाम से जानते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम में जो भोजन चूसा जाता है वो इसी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी के अन्य भागों में चली जाती है। ये एपिथेलियम है। तो आप समझ गए होंगे लैक्टेल्स कहाँ पाया जाता है, लैक्टियल कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में या विलाई में पाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब उसका एसोसिएट किससे संबंधित है? तो यहाँ ये किससे संबंधित है? तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से संबंधित है। किससे? एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब्ड इन, अमीनो एसिड एब्जॉर्ब कहाँ होती है तो बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का हम लोग सही आंसर क्या करेंगे? तो अमीनो एसिड ब्लड कैपिलरी ऑफ विलाई में एब्जॉर्ब होती हैं। किस में एब्जॉर्ब होती हैं? ब्लड कैपिलरी ऑफ विलाई। ध्यान रखिएगा, ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई में। ये वाला देख रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज ये देख रहे हैं, उसी संबंधित क्वेश्चन है। और विलाई की ब्लड कैपिलरी के द्वारा अमीनो एसिड डायरेक्ट यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बॉडी में भेज दिए जाते हैं। ए कोलन कंस्ट्रिक्शन ऑफ इट्स वॉल फ्रॉम ए सीरीज ऑफ स्मॉल पैकेट्स कॉल्ड, कहता है कि जो स्मॉल सीरीज पैकेट्स में ये बना होता है। तो यहाँ हम देख लेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, और थोड़ा सा इसको समझ लेंगे तो यहाँ से आने वाला क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ नज़र डालते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो भाग होता है इधर से चलता है वो असेंडिंग कोलन कहलाता है। असेंडिंग कोलन जो आगे चलकर इधर तो वो डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। और डिसेंडिंग जो कोलन होता है वो नीचे की ओर जो मुड़ा होता है उसे सिग्मॉइड कोलन के नाम से जानते हैं। ये वाला हिस्सा सीकम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। और जो लार्ज फोल्डेड होते हैं उसे टीनिया कोली बोलते हैं, और जो स्मॉल हिस्से होते हैं उसे हम हॉस्ट्रा बोलते हैं। जो स्मॉल टुकड़े होते हैं उन्हें हम हॉस्ट्रा के नाम से जानते हैं। इस आधार पर चूंकि उसने दिया हुआ स्मॉल पॉकेट्स दिया हुआ, स्मॉल पॉकेट्स क्या कहलाते हैं? हॉस्ट्रा। तो हम इसका ऑप्शन क्या लगा देंगे? ए, हॉस्ट्रा के नाम से जानते हैं। क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन कहाँ पाई जाती हैं? तो ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्रिप्स ऑफ लीवर कोहन पाई जाती हैं। और टिनी या यही वाली कोशिका है या टीनिया कोली, तो यही वाली कोशिका है। ये लार्ज पैचेस होते हैं या बड़े बड़े खंड होते हैं, ये बड़े बड़े खंड हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल इन मैन इज रेगुलेटेड बाय, तो ग्लूकोज जो लेवल होता है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है? तो वो ग्लूकागॉन्स और इंसुलिन। ग्लूकागॉन क्या होता है? ये एक हार्मोन है जो अल्फा सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है। इंसुलिन जो होता है बीटा सेल के द्वारा पैंक्रियास से सिक्रीट होता है। ग्लूकागॉन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाता है, और इंसुलिन क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज को कम करता है। तो ये एक दूसरे से एंटागोनिज्म काम करते हैं। ग्लूकागॉन अगर कम हो जाए तो जो शुगर है, ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जाएगा, व्यक्ति विक्षिप्त भी हो सकता है, मर भी सकता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ जाता है वो कम नहीं होता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये TGT 2018 में क्वेश्चन रखा था। तो लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है? सलाइवा में भी पाया जाता है और टीयर्स आंसुओं में भी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका सी लगाएंगे, ये बोथ में देखने को मिलता है। डक्ट्स ऑफ कोलीडकस इन मैमल कैराइज, तो बताइएगा ये किससे संबंधित है? तो हम आपको बता दें कि जो कॉमन बाइल डक्ट है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट यहाँ अगर नज़र डाल रहे होंगे तो कॉमन बाइल डक्ट का ही दूसरा नाम होता है डक्टस कोलियोडकस।
तो इसी का कॉमन नाम है। तो इसका मुख्य कार्य क्या है, ये कुछ तो इसका सही जो है वो है विटामिन सी, और हमने इसको बताया था कि ये दूध और ब्रेड में उपस्थित होती है, और इसमें बताया था घाव भरने वाली विटामिन होती है ये, और ये मूत्र के साथ निकलती है। अब हम चलते हैं अपने थ्योरी क्लास में। तो आज हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की। फायरिंग्स, तो हमने कल आपको इसका सिस्टम जो पढ़ा रहे थे उसमें हम आज बात करेंगे फायरिंग्स की। तो फायरिंग्स क्या होती है, तो ये वाला हिस्सा जो यहाँ हमारा है, तो फायरिंग्स वाला हिस्सा ये कहलाता है, यहाँ फायरिंग्स वाला हिस्सा होता है। अब फायरिंग्स होता क्या है इसको भी देख लेते हैं। कॉमन पासेज ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, ध्यान रखिएगा फायरिंग्स में क्या होता है, कॉमन पासेज सिस्टम होता है। क्या होता है, कॉमन, देखिए यहाँ कुछ नाम भी दिए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। जो नाक वाला हिस्सा होता है, नाक से आता हुआ ये वाला जो हिस्सा इस कलर का, उसे नासोफेरिंग्स बोलते हैं। और जो गले से आता हुआ हिस्सा, गले वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, ओरोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। और गले के थोड़ा सा नीचे वाला हिस्सा जो होता है उसको हम हाइपोफेरिंग्स के नाम से जानते हैं। तो फेरिंग्स को प्रायः उनकी स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया, नासोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स। व्हेन फूड मटेरियल पास थ्रू द फेरिंग्स, फूड मटेरियल जो होता है वो फेरिंग से पास होता है। द कार्टिलेजिनस एपिग्लोटिस क्लोजेस द ग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस होती है वो ग्लोटिस को क्लोज कर देती है, और जिससे भोजन नाक में ना जा सके। अब देखते हैं जो ट्रैकिया में भोजन ना जा सके, मतलब वही नाक वाले हिस्से में ना जा सके, यानी जो हमारा श्वास वाला हिस्सा है उसमें ना जा सके। अब हम बात करते हैं ऊशोफेगस की। तो ऊशोफेगस को अगर देखते हैं तो गले के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ऊशोफेगस होता है। मस्कुलर ट्यूब 30 सेंटीमीटर दैट conducts food into stomach. Posterior part of the oesophagus has gastroesophageal sphincter, a circular muscles it control the opening oesophagus into stomach। तो कहता है पेट, जो पेट और ओसोफेगस जहाँ ज्वाइंट होता है वहाँ स्फिनिक्टर पाया जाता है कि पेट में जो भोजन चला जाए वो वापस मतलब उसमें ओसोफेगस में ना पाए या मुंह में ना पाए। तो स्फिनेक्टर पाया जाता है मसल्स का। और कौन सी मसल्स होती हैं, क्वेश्चन बन सकता है, तो सर्कुलर मसल्स होती हैं। अब हम यहाँ देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल में स्टोमक हिस्सा की बात करते हैं। तो जे शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ आर स्टोरेज एंड डाइजेशन ऑफ फूड, 3 पार्ट्स होते हैं स्टोमक में। जो एंटीरियर पार्ट होता है उसे हम फंडस बोलते हैं, जो मिडिल पार्ट होता है उसे कार्डियाक स्टोमक बोलते हैं, लोअर पोस्टीरियर पार्ट होता है उसे पाइलोरिक स्टोमक बोलते हैं। तो ये देखिए फंडस वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ वाला हिस्सा कार्डियाक है, और ये वाला जो हिस्सा है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, पाइलोरिक के नाम से जानते हैं। अब बात करता है पाइलोरिक स्टोमक लीड्स टू स्मॉल इंटेस्टाइन बाय एन ओपनिंग पाइलोरस। तो ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा खुलता है, पाइलोरस के द्वारा खुलता है। ये देखिए ये वाला हिस्सा दे रहा है, ये मतलब ये पाइलोरिक कैनाल है, ये वाली हिस्सा कौन है, पाइलोरिक कैनाल है। ये पाइलोरिक स्टोमक है, पाइलोरिक कैनाल है, और ये यहाँ इंटेस्टाइन में खुल रहा है। तो पाइलोरिक कैनाल और पाइलोरिक एंट्रम दोनों को मिलाकर पाइलोरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरस बोलते हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ पाइलोरिक स्फिनेक्टर होता है कि आंत में गया हुआ भोजन पुनः वापस पुनः स्टोमक में ना पाए। इनर वाल ऑफ द स्टोमक बियर्स लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स, जो पेट होता है उसमें फोल्ड, मसल्स के फोल्ड पाए जाते हैं, ये देखिए, जिन्हें हम रगिस के नाम से जानते हैं, या रुगी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रुगी, लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स हैं जिन्हें रुगी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है रुगी कहाँ पाए जाते हैं, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, स्टोमक में देखने को मिलते हैं जो फोल्ड्स होते हैं। आपसे पूछ सकता है पाइलोरिक स्फिनेक्टर किससे संबंधित है, तो पाइलोरिक जो स्फिनेक्टर है वो स्टोमक और इंटेस्टाइन के मध्य में स्थित होता है, मसल्स का भाग होता है। ये देखिएगा ये स्फिनेक्टर है जो भोजन को इंटेस्टाइन में जाने के बाद वापस आने से रोकता है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन बने हैं और बनते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, 7 मीटर लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है। इसको प्रायः 3 भागों में बांटा गया है, डुडेनम और जेजुनम
और इलियम। ध्यान रखिएगा, ये सी शेप्ड होता है, ये मिडिल पार्ट है, ये टर्मिनल पार्ट है। तो ये हिस्से आपको बताए गए हैं। ये ड्यूडेनम है, ये वाला हिस्सा लीवर से निकलता हुआ भाग ड्यूडेनम है, और इसके बाद जो ये वाला हिस्सा है उसे हम जुजेनम बोलते हैं, और लास्ट वाला हिस्सा इलियम है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आप देख रहे हैं जो अंदर पेट में आपस में उलझी हुई पड़ी रहती है, ये वाला हिस्सा है। एनिमल कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो रही थी। तो अगर हम देखते हैं फिंगर लाइक इसमें विलाई सीन होती हैं, तो ऐसे विलाई जो होती हैं, कल भी हमने उससे पहले बताया था, फिंगर लाइक को बाहर पाए जाते हैं ये। और तो आप देख रहे हैं ईच विलस हैज़ द ब्रूस बॉर्डेड कॉलमनर एपिथेलियम लेयर प्रोवाइडेड विद द माइक्रोविलाई, और विलस कंसिस्ट ऑफ ए कैपिलरी नेटवर्क ऑफ ए स्मॉल लिम्फ वेसल, जिसे हम लैक्टियल बोलते हैं। तो अभी हमने अब लैक्टियल के बारे में जानकारी आपको दी थी। अब आता है पूछता है लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं। अब सीकम की बात कर लेते हैं। तो सीकम में कह रहा है इट इज़ वेल डेवलप्ड इन हार्बीवोरस बट वेरी स्मॉल इन मैन। सीकम आपसे पूछ सकता है कि मैन में सबसे छोटा हिस्सा कौन सा बनेगा, तो सीकम है, क्योंकि जो हार्बीवोरस घास खाने वाले जंतु होते हैं उनमें ये बड़ी होती है। ए राइजिंग फ्रॉम द सीकम इज ए फिंगर लाइक वेस्टिजियल ऑर्गेन दैट वर्मीफॉर अपेंडिक्स आपसे पूछ सकता है वर्मीफॉर अपेंडिक्स किससे निकला रहता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से निकला रहता है। अब कोलन कहते हैं द कोलन कंसिस्ट ऑफ एसेंडिंग कोलन, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कोलन कहलाता है। एसेंडिंग कोलन्स एंड डिसेंडिंग कोलन, ये तो पूरा भाग क्या कहलाता है, कोलन। ध्यान रखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भाग कोलन कहलाता है। अब आता है रेक्टम, पेल्विक कोलन लीड्स, पेल्विक कोलन ये वाला जो कोलन है इसे पेल्विक कोलन बोलते हैं। पेल्विक कोलन लीड्स टू द रेक्टम दैट ओपन्स आउट द एनस, और ये क्या होता है, एनस के द्वारा बाहर खुलता है। एनस इज गार्डेड बाय एनल स्फिनेक्टर सर्कुलर वॉल्वेंट्री मसल्स, यहाँ मसल्स पाई जाती हैं जिससे एनस सिकुड़ता और फैलता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।